ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। भारतीय चुनाव आयोग क्या अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहा है या उसके ऊपर इतना दबाव है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जानबूझकर अपने अधिकारों को भुलाकर बैठा हुआ है। यदि ऐसा है तो चुनाव आयोग यदि इस तरीके से अकर्मण्य साबित हो तो क्या हो सकता है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि चुनाव आयोग को हटाना है तो उसे जिस तरीके से न्यायाधीशों को हटाने के लिए 2/3 बहुमत संसद में होना ज़रूरी है, तो उन्हें एक अभियोग लगा के और संसद के दोनों सदनों में जब 2/3 बहुमत से ये पारित होता है तभी किसी जज को या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को हटाया जा सकता है। एक बार जब वो जज बन जाते हैं या चुनाव आयुक्त के रूप में काम करने लगते हैं तो उन्हें संविधान ने ये संरक्षण दे रखा है कि वह बिना किसी डर और भय के अपने कार्यों को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करें। संविधान की धारा 324(1) में चुनाव आयोग को सारे नियंत्रण की शक्तियां दी गई हैं। इसी शक्ति का उपयोग पहले भी चुनाव आयुक्त करते हुए आए हैं। जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तब केंद्र और राज्य सरकार के सारे अधिकार चुनाव आयोग में स्वयं ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो सीधे चुनाव के लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को कैसे इस्तेमाल करना है इसके अधिकार चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं। अब जब इतने अधिकार मिल जाते हैं तो क्या उन अधिकारों का पालन कर पाना या उन अधिकारों के होते हुए निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव करा पाना हर किसी के बस की बात होती है? तो मैं कहूँगा नहीं। अभी तक केवल एक चुनाव आयुक्त हुए हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन ऐसे सशक्त चुनाव आयुक्त साबित हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया और जब उनके दौरान चुनाव हुए तो उन्होंने मीडिया में कौन कितने समय तक किसको दिखाएगा, कैसे चुनाव खर्च का इंतज़ाम होगा और कैसे सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाना है, उसके लिए उन्होंने कभी भी केंद्र सरकार का कोई सहारा नहीं लिया। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने स्वयं निर्णय लिए और अधिकारियों को निर्णय दिए। जितने अच्छे निष्पक्ष चुनाव TN शेषन के कार्यकाल में हुए हैं वो इसके पहले कभी नहीं हुए थे। तो अधिकार होते हुए भी यदि अधिकारों का उपयोग करने से चुनाव आयुक्त डरें तो इसका फिर क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को राहत मिलेगा। अभी स्थितियां जो देखने में आ रही हैं वो इतनी खराब हो गई हैं कि खुलकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। 12,000 से ज़्यादा शिकायतें अभी तक हो चुकी हैं और उसके बाद भी जो वर्तमान चुनाव आयोग है वो सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर से इतनी शायद हिम्मत ही नहीं बची कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आचार आदर्श संहिता को लागू कराने की दिशा में काम कर सके। हाँ, ये ज़रूर होता है कि यदि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कोई शिकायत की जाती विपक्ष के दलों के लिए या विपक्षी नेताओं के लिए, उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम चुनाव आयोग कर देता है। तो पहली बार पूरे भारत के 75 सालों के इतिहास में केंद्रीय चुनाव आयुक्त की इतनी बड़ी थू-थू नहीं हुई जो अब हो रही है और लोगों के बीच में
अब ये विश्वास ही नहीं रह गया है कि चुनाव आयोग नामक कोई संस्था है और वो चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए कुछ कर रही है। यदि ये विश्वास, मतदाताओं का भरोसा टूट गया तो ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी पर सीधा वार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि लोग 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो अपना खुद का प्रतिनिधि चुनकर, और उन्हें ये भरोसा होता है कि यदि ये ठीक काम नहीं करेगा तो हम इसे हटा लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके की स्थितियां बनने लगी हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब तो निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी का खाता सीज हो गया, उनके वित्तीय लेन देन बंद हो गए, विपक्षी दलों के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई के हमले हो रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं। इसके अलावा भी कई और राजनेता पहले भी बंद कर दिए गए, पूछताछ के नाम पर बुलाए गए। जब चुनाव का समय चल रहा है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, फिर भी ईडी और सीबीआई उनके घरों की तलाशी ले रहे हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। उन्हें चुनाव के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी रणनीति बना सकें। तो इस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास लोगों का, राजनीतिक दलों का नहीं, आम जनता का भी विश्वास अब खत्म होता चला जा रहा है, जिसके कारण चुनौती हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि इसकी आखिर रेमेडी कहाँ से मिले, तो इसकी रेमेडी या तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है या हाई कोर्ट दे सकती हैं कि यदि इनकी शिकायतों जिन पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम उनको लेके हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और फिर वहां से आदेश लेके आएं। तो चुनाव की प्रक्रिया 45-50 दिन की होती है। उस 45-50 दिनों में चुनाव आयोग यदि सही तरीके से काम नहीं करे तो लोगों के पास ये संभव ही नहीं होता कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारे यहाँ की न्यायपालिका कोशिश करती है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद और चुनाव संपन्न होने तक वो चुनाव आयोग के किसी कार्य को लेकर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करे। तो नॉर्मली कोर्स में अभी तक न्यायपालिका ने ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और न करने की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है कि 3 चुनाव आयोग जो आज की तारीख में कार्यरत हैं, ये तीनों अभी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं और 2 की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो उन्होंने कहा था कि भाई 3 निष्पक्ष लोग होने चाहिए जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो समय पड़ने पर प्रधानमंत्री से भी पूछ सके और प्रधानमंत्री को भी नियंत्रित चुनाव के समय कर सके। ऐसे लोगों की नियुक्ति चुनाव आयोग में होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के खिलाफ ही शिकायतें जा रही हैं और उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और कानून बनाकर सरकार ने जिस तरह से अपने चहेते अधिकारियों को चुनाव आयोग में बिठा दिया है, उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया है, तो इससे निष्पक्षता को लेकर और लोगों के दिमाग में कि नहीं, अब ये कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो मनमानी सरकार चाहेगी वो कर लेगी। बहरहाल आज इसी बात को लेकर पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। शिवसेना के एक प्रखर और राष्ट्रवादी नेता बाल ठाकरे साहब थे। बाल ठाकरे साहब ने बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ ऐसी बात कही थी जिसके आधार पर इसी चुनाव आयोग ने उन्हें 6 साल के लिए उनके अधिकार छीन लिए थे कि ना तो वो मतदान कर सकते थे और ना किसी चुनाव में खड़े हो सकते थे। ये कार्रवाई जो है वो चुनाव आयोग को करने का अधिकार है। यह कहा जाता है कि सेक्शन 123(3) और 123 और आईपीसी 153 का यदि चुनाव आयोग इस्तेमाल करे तो वो सारे के सारे आपराधिक कानून हैं और उसमें चुनाव आयोग को ही अधिकार है कि वह इनका उपयोग करते हुए और चुनाव को सही तरीके से संपादित कराए। और जो लोग इसमें अवमानना कर रहे हैं या चुनाव आयोग के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको रोका जा सके। तो ये कार्रवाई अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं की। जो शिकायतें हैं वो लंबित करके डाल दी जाती हैं। चुनाव एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया के लिए होते हैं और उनके बारे में तुरंत निर्णय
चुनाव आयोग को करना ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी में शामिल है। अब जो स्थितियां बन गई हैं तो ये कहा जा रहा है कि 75 सालों में चुनाव आयोग और न्यायपालिका में इस तरीके के कई मामले पहले भी आ चुके हैं जो विवाद का विषय बने और जिन पर लगातार चर्चा हुई। एक अभिराम केस में 7 मेंबर की बेंच ने एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में ये कहा था कि जन्मदाता धर्म के आधार पर यदि कोई राजनीतिक दल और कोई उम्मीदवार यदि चुनाव प्रचार करता है तो चुनाव आयोग उसे सज़ा दे सकता है। यह अधिकतम 6 वर्ष तक के लिए हो सकती है। तो जब इतने अधिकार चुनाव आयोग के पास हैं उसके बाद भी वह इसको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्षमा मांगते हुए मैं कह देता हूँ, गांधी जी के 3 बंदर की तरह वो ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा कहेंगे। वो तो बंदरों का ये संदेश था। लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान में चुनाव आयोग है और उसके जो चुनाव आयुक्त हैं, उस चुनाव आयुक्त के रूप में जो 3 लोग बैठे हुए हैं वो सत्ता पक्ष के खिलाफ ना तो कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं और ना कुछ बोल सकते हैं। यह स्थिति आज चुनाव आयोग की तुलना इन 3 बंदरों से की जाने लगी है कि सत्ता पक्ष को लेकर यदि चुनाव आयुक्तों की ये भूमिका होगी तो इस देश के लोकतंत्र संविधान का भगवान ही मालिक है। जिस तरीके की पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जो नहीं कहा गया, उस घोषणा पत्र के हवाले से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण और तरह तरह से लोगों को उत्तेजित करके भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, ये आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। चुनाव आयोग के खुद के लोग इन सारी चीज़ों में मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सो मोटू चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, शिकायतें हों या ना हों। उसके बाद भी, शिकायतें होने के बाद भी चुनाव आयोग का मौन लोगों को निराशा उत्पन्न कर रहा है। अब ये कहा जाने लगा है कि इनको हटाने के लिए आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी कि जिनसे यदि चुनाव आयुक्त अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी का सही पालन नहीं करते हैं, तो हाल फिलहाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मंच हैं जो इनको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं कि वो यदि कोई आदेश देंगे तो वो चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा, सभी लोगों को मानना पड़ेगा। और यदि इन्हें हटाना है तो हटाने के लिए इनको एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि जब इन्हें 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन से इन्हें निष्कासित किया जाए तभी ये निष्कासित हो सकते हैं। इतना यदि ये अभी भी इतने अधिकार संपन्न होते हुए भी सरकार के डर और भय से यदि ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये आज से लेके और आने वाले जो भी समय है उसमें निंदा के पात्र बने रहेंगे। मैं आज इस बात को और इसलिए कहना चाहता हूँ कि TN शेषन साहब एक IAS अधिकारी थे और उन्होंने जब चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने अधिकारों का जिस तरह से उपयोग किया और जिस तरह से चुनाव कराए हैं, आज भी पूरी दुनिया में उनके नाम की सार्थकता और चुनाव आयोग के समय किए गए कार्यों को सराहा जाता है कि हाँ, चुनाव आयुक्त एक ऐसे भी हुए थे जो TN शेषन थे। ना तो वो प्रधानमंत्री से डरे, ना वो किसी मुख्यमंत्री से डरे, ना किसी की बातों पे आए और उन्होंने चुनाव के दौरान वो हर निर्णय लिया जो किसी को पसंद आए या ना आए, इसकी उन्होंने कोई चिंता नहीं करी। वो अपने पूरे कार्यकाल में इसी बात के लिए जाने गए कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी राजनीतिक दलों के हक अधिकार हों, सभी लोगों को एक समान रूप से चुनाव के दौरान स्थितियां मिलें और लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ पाएँ, मतदाता अच्छे तरीके से मतदान कर पाए। और सुधार के लिए, चुनाव सुधार के लिए उन्होंने जो अपने स्तर पर काम किए हैं,
वह भूतों न भविष्यवक्ता की तरह थे, जिसके कारण आज भी टी.एन. शेषन को चुनाव आयोग में याद किया जाता है। पूरी देश की जनता उन्हें नाम से जानती है। अभी जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, इनको तो कोई नाम से भी नहीं जानेगा। इसके पहले कितने आए और कितने चले गए, ये भी लोगों को नहीं मालूम। लेकिन आज भी टी.एन. शेषन अपने कार्यों के कारण जिंदा है, और जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, इन्हें भी कम से कम लोगों को चुनाव के ऊपर विश्वास बना रहे, चुनाव प्रक्रिया को एक ताकत मिले, और कम से कम निष्पक्ष तरीके से जो भी संभव हो सकता है वो करने के प्रयास करने चाहिए। ऐसे डरपोक जो सत्ता पक्ष से डर के और यदि भयभीत होकर चुप होकर बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान सभी खतरे में है। और बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए यदि ये चुनाव सही हो गया तो सही है, अन्यथा जिस तरीके से सूरत का चुनाव हुआ है, सूरत में एक निर्विरोध सारे प्रत्याशी वापस हो गए, लोगों के किस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और आज सूरत में जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है उसकी तुलना चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से की जा रही है कि जिस तरह यदि चुनाव अधिकारी खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे ये कहा जा रहा है सूरत का जो रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने आदमी पेश ही नहीं हुए, शपथ पत्र के आधार पर अपने खुद मनमाफिक निर्णय लेके और फॉर्म निरस्त कर दिया, और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और अन्य दलों के थे उनकी नाम वापसी के लिए एक मदद की वहाँ के भाजपा प्रत्याशी के को करने में, जिसके कारण वह निर्विरोध निर्वाचित हो पाए। यदि ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो निश्चित रूप से फिर ना तो चुनाव आयोग का कोई मतलब रहेगा और न चुनावों का कोई मतलब रहेगा। जिसके हाथ में ताकत होगी वही चुनाव जीत लेगा और वही वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो छात्र संघ के चुनाव भी जैसे नहीं होते थे, अब वैसे चुनाव यदि लोकसभा के होंगे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह होती चली जा रही है। धन्यवाद।